मेरी ननंद का पति विदेश में रहता था, लेकिन अपने पति से दूर रहने के बावजूद मेरी ननंद हर साल एक बच्चा पैदा करती थी। मैं, जो अब तक कोई संतान पैदा नहीं कर पाई थी, अपनी ननंद से बहुत जलन महसूस करती थी और मुझे अपनी ननंद पर शक भी होता था। एक रात मैंने उसकी जासूसी करने का फैसला किया, लेकिन जब मैंने उसकी सच्चाई देखी, तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि मेरी ननंद के कमरे से मेरा पति बाहर आ रहा था। मेरी ननंद हर सुबह यह कहकर घर से निकलती थी कि वह मंदिर जा रही है और पूरा दिन गुजर जाता था, लेकिन वह मंदिर से वापस नहीं आती थी। जब शाम को मेरा पति घर लौटता, तो वह भी उसके साथ आती थी। मैं हैरान होती थी कि वह पूरा दिन मंदिर में क्या करती है। जब वह घर वापस आती थी, तो उसके कपड़े बदले हुए होते थे। वह घर से जाते समय कुछ और कपड़े पहनकर जाती थी और लौटते समय कुछ और कपड़े पहनकर आती थी। वह बहुत खुश नजर आती थी और आते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मुझे उसकी यह कहानी समझ नहीं आ रही थी। मैंने कई बार इस बारे में अपने पति से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसने मुझे डांटते हुए कहा कि उसकी बहन बहुत धार्मिक और नेक इंसान है। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम्हें भी मेरी बहन से कुछ सीखना चाहिए। सारा दिन भगवान की सेवा में बिताती है और तुम मुझ पर शक कर रही हो। तुम्हारी यही सोच तुम्हारे दुख का कारण है। अपने पति के ये शब्द सुनकर मैं चुप हो जाती थी, लेकिन मेरे मन का शक और बढ़ जाता था। मुझे अपने पति के जवाब से संतुष्टि नहीं होती थी, लेकिन मैं चुप हो जाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मेरी ननद जिस तरह से दिखाती थी, वह वैसी बिल्कुल नहीं है। दिन बीतते गए और मेरा शक इतना गहरा हो गया कि मैंने अपनी ननद की जासूसी करने की ठान लिया कि मैं इस रोज का पता लगाकर रहूंगी। जब मेरी ननद और मेरा पति घर से निकले, तो मैं भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चल पड़ी। लेकिन जो मैंने देखा, उसने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। मेरा पति और मेरी ननद दोनों मुझे धोखा दे रहे थे। वे दोनों तो एक साथ। मेरा नाम कविता है। मैं शहर में पैदा हुई थी और यही पली बड़ी। मेरी मुलाकात यही शहर में अंशुमन से हुई थी। अंशुमन का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था, लेकिन वह अपनी पढ़ाई के लिए शहर में रहता था और साथ ही एक छोटी सी नौकरी भी करता था। हमारी पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और कुछ ही समय में हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। मैं आमतौर पर लड़कों से दोस्ती करने से बचती थी, लेकिन अंशुमन कुछ अलग था। वह बहुत ही सुलझा हुआ और नेक दिल लड़का था। उसकी सादगी और अच्छाई ने मुझे उसकी ओर खींच लिया। यही वजह थी कि मैंने पहली बार किसी लड़के को अपना दोस्त बनाया था। धीरे-धीरे यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दी। अंशुमन ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही उसे कोई अच्छी नौकरी मिलेगी, वह अपने परिवार को मेरे घर रिश्ता लेकर भेजेगा। मैं अंशुमन की बात सुनकर खुश हो गई थी और जागती आंखें से अंशुमन के सपने देखने लगी थी। अंशुमन ना सिर्फ अच्छा इंसान था, बल्कि दिखने में भी बहुत आकर्षक था। कॉलेज की कई लड़कियां उसे पसंद करती थी और उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन अंशुमन हर किसी के साथ एक सीमित और सम्मानजनक व्यवहार करता था। उसकी यही बातें उसे सबसे अलग बनाती थी। पढ़ाई खत्म होते ही अंशुमन को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। सब कुछ ठीक और सामान्य चल रहा था और अब उसका वादा पूरा होने का समय आ गया था। उसने मुझे मिलने बुलाया और कहा कि वह अपने परिवार को मेरे घर भेजने वाला है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो चुकी थी। मुझे लग रहा था मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन जब मैं उससे मिली, तो वह काफी परेशान नजर आ रहा था। अंशुमन ने मुझसे कहा, कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम मेरे साथ गांव में रहने के लिए तैयार हो? यह सुनकर मैं चौंक गई। मैं बचपन से शहर में रह रही थी और गांव की जिंदगी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसने मुझे अपने परिवार और गांव की स्थितियों के बारे में बताया। उसके घर वाले काफी सख्त मिजाज के थे और उनके घर में कई पाबंदियां थी। ये सब कुछ रिवाज
और परंपराओं के नाम पर किया जाता था और वहाँ पर हर लड़की को इन नियमों का पालन करना पड़ता था। मैं सोच में पड़ गई थी। मैं बचपन से ही अपनी मर्जी से जीने वाली इंसान थी। मुझे कभी किसी ने रोक-टोक नहीं की थी। मैं एक आज़ाद ख़्यालों वाली लड़की थी, लेकिन अंशुमन से दूर रहना भी मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं इन पाबंदियों के साथ जी पाऊँगी? क्या मैं इस माहौल को अपना पाऊँगी? लेकिन फिर मैंने सोचा कि प्यार के लिए इंसान बहुत कुछ कर सकता है और वैसे भी ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंशुमन की नौकरी तो शहर में थी, कुछ सालों में हम शहर वापस आ सकते थे। यही सोचकर मैंने हाँ कह दिया था। कुछ दिनों बाद अंशुमन अपने माता-पिता को लेकर हमारे घर आया था, अपना रिश्ता लेकर। अंशुमन के माता-पिता को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे पुराने ज़माने की सोच वाले और परंपराओं में गहराई से जकड़े हुए लोग थे। उनकी मौजूदगी में मैं थोड़ी असहज महसूस कर रही थी, लेकिन मेरे मन में यह सवाल भी था कि वे इस पसंद की शादी के लिए राजी कैसे हो गए। मैं यही सोच रही थी, तभी मुझे पता चला था कि उनकी रज़ामंदी के पीछे एक शर्त थी। उन्होंने कहा था, शादी के बाद कविता को हमारे साथ गाँव में रहना होगा और हमारे घर के नियम-कायदों के मुताबिक चलना होगा, तभी हम इस शादी के लिए तैयार हैं। यह सुनकर मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन अंशुमन के प्यार और उसके बिताए पलों को सोचकर मैंने यह शर्त मान ली। मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगी। मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने मुझसे कहा था, कविता तुम अभी भी जो फैसला ले रही हो, वो पूरी तरह से भावनाओं में बहकर ले रही हो। तुमने कभी गाँव की ज़िंदगी नहीं देखी, ना ही वहाँ के तौर-तरीकों के बारे में ठीक से जानती हो। उनका रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज तुम्हारे लिए बिल्कुल अलग और कठिन होंगे। माँ की आँखों में चिंता साफ झलक रही थी। वे मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मैं उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। मेरी आँखों पर तो प्यार की पट्टी बाँधी हुई थी। मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जाऊँगी। मैंने अंशुमन से वादा किया था कि मैं हर हाल में उसका साथ दूँगी। अब जब शादी का समय आ गया था, तो मैं पीछे नहीं हट सकती थी। माँ की बातों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने अपनी सहमति दे दी और उसकी परिवार की शर्तों को मान लिया। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। थोड़े ही दिनों में हमारी शादी की तारीख तय हो गई। फिर वह दिन भी आ गया जब मैं अंशुमन के साथ विदा होकर गांव चली गई थी। शादी के सारे कार्यक्रम बड़े धूमधाम से पूरे हुए थे। लेकिन जब मैं गांव पहुंची और वहां के रिवाजों को देखा, तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। पहले ही दिन से मुझे हर समय घूंघट में रहना पड़ा। यह केवल शादी तक की बात नहीं थी, बल्कि मुझे पूरी जिंदगी इसी तरह से घूंघट में रहना था। वहाँ की महिलाएं घर के अंदर भी अपने चेहरे को ढके रखती थी। अंशुमन की बुआ, जो मेरी सास की उम्र की थी, वे आज तक घूंघट डालकर ही घर में घूमती थी। घूंघट का यह रिवाज केवल शुरुआत था। वहाँ के कई रिवाज और परंपराएं इतनी अजीब और कठोर थी कि मैं कुछ ही दिनों में उनसे तंग आ गई थी। लेकिन मैंने अपने दिल को समझाया कि यह सब मैंने अंशुमन के प्यार के लिए चुना है और मुझे इन सब का सामना करना होगा। कुछ दिनों तक अंशुमन ने अपनी नौकरी से छुट्टियां ली थी। वह मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था और उसके साथ होने से मुझे राहत मिली थी। लेकिन उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी और उसे शहर वापस जाना पड़ा। जब उसने यह कहा कि वह मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो मेरा दिल टूट गया था। उसने मुझसे वादा किया था कि कविता, मैं वहां जाकर तुम्हारे रहने का इंतजाम करता हूँ। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसके वादे पर भरोसा करके मैंने उसे जाने दिया था। लेकिन उसके जाने के बाद जो 6 महीने मैंने उस गांव में बिताए, वे मेरे जीवन के सबसे कठिन दिन थे। गांव के उस माहौल में हर चीज पर पाबंदी थी। घर से बाहर कदम रखना तो दूर की बात, मैं घर के अंदर भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे साधारण कपड़े पहनने पड़ते थे, बिना किसी सज-धज के। शादी के बाद से मैंने एक बार भी दहलीज पार नहीं की थी। गाँव की औरतें मुझसे कहती, बहू, यहाँ की औरतों का यही जीवन है। हमें घर की इज्जत बनाए रखने के लिए यह सब करना पड़ता है।
हमारे लिए यही धर्म है। उनके शब्द सुनकर मैं सोच में पड़ जाती थी कि क्या सच में एक औरत की जिंदगी इतनी सीमित हो सकती है। इन 6 महीनों में मेरी स्थिति बिल्कुल एक कैदी जैसी हो गई थी। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी। ना मुझे सजने संवरने की आजादी थी, ना ही अपनी पसंद के कपड़े पहनने की। आखिरकार 6 महीने बाद मेरा इंतजार खत्म हुआ था। अंशुमन वापस लौट आया था। वह मुझे देखते ही समझ गया कि मैंने इन दिनों कितनी परेशानियां झेली होगी। उसने कहा, कविता, मैंने शहर में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर लिया है। मैंने वहां एक छोटा सा घर किराए पर लिया है। अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन उसकी यह बात सुनकर उसके परिवार वाले खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि मैं हमेशा उनके साथ गांव में रहूं। अंशुमन ने उन्हें किसी तरह समझाया, मैं कविता को केवल कुछ समय के लिए ले जा रहा हूँ। हम दोनों यहाँ आते जाते रहेंगे। काफी मनाने और वादे करने के बाद वे आखिरकार मान गए थे। मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आएगी। अब मैं अपनी मर्जी से जी सकूंगी। इस तरह अंशुमन मुझे लेकर शहर लौट आया था। लेकिन मैं जानती थी कि यह केवल शुरुआत थी। मुझे आगे भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं उसके साथ थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। अंशुमन के पिता ने बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे पति के साथ शहर जाने की अनुमति दी थी। लेकिन मैं यह सोचकर हैरान थी कि मुझे अपने ही पति के साथ जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ रही थी। क्या ये सही था? मेरे लिए यह बहुत अपमानजनक था। लेकिन फिर भी मैं इस बात से खुश थी कि अब मुझे गांव के उस बंधन भरे माहौल से छुटकारा मिलेगा और मैं अपने पति के साथ एक नई और सुकून भरी जिंदगी की शुरुआत कर सकूंगी। मैंने सोचा था कि अब मैं और अंशुमन दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताएंगे और अपना जीवन अपनी मर्जी से जिएंगे। लेकिन मेरी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई थी। जब अंशुमन ने मुझे बताया कि उसकी बड़ी बहन यानी मेरी ननंद भी हमारे साथ शहर चल रही है, तो मैं हैरान रह गई थी। मेरी ननंद अंशुमन से 1 साल बड़ी थी। उसकी शादी भी मेरी और अंशुमन की शादी के समय ही हुई थी। लेकिन उसका पति विदेश में रहता था, इसलिए शादी के बाद भी वह अपने मायके में ही रह रही थी। जब अंशुमन ने यह फैसला किया कि वह अपनी बहन को भी हमारे साथ शहर ले जाएगा, मुझे शहर में अकेले अपने पति के साथ रहना था। मुझे अपनी ननंद का हमारे साथ शहर आना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर मैं इस बात पर कुछ नहीं कह सकी। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं सोच रही थी कि इतनी मुश्किलों के बाद मुझे गांव से निकलने का मौका मिला था। मैंने सोचा था कि अब मैं अपने पति के साथ अकेली रहूंगी और हमारी जिंदगी में कुछ सुकून से गुजरेगी। लेकिन मेरी ननंद के साथ जाने से मेरी सारी योजनाएं अधूरी रह गई थी। शहर पहुंचने के बाद भी मेरी ननंद हर समय हमारे साथ ही रहती थी। मुझे अपनी ननंद का हर समय हमारे साथ रहना बहुत बुरा लगता था, जबकि मेरी ननंद मेरे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करती थी और हमेशा मुझसे अच्छे से पेश आती थी। लेकिन उसकी मौजूदगी मुझे हमेशा परेशान करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वह मेरे और अंशुमन के बीच में आ रही है। मैं अपने पति से इतने समय बाद मिली थी, इसलिए मैं अपने पति के साथ अकेली रहना चाहती थी। मगर मेरी ननंद मुझे और मेरे पति को कोई भी मौका नहीं देती थी। जहाँ भी हम दोनों जाते, मेरा पति उसे भी साथ ले जाते थे, चाहे वह बाहर खाने खाने के लिए जाना हो या किसी जगह घूमने जाना हो। मेरी ननद हमेशा हमारे साथ होती थी। मुझे इस बात से चिढ़ होने लगी थी। मैं सोचती थी कि अगर वह हमारे साथ ना होती, तो मैं और अंशुमन अपने रिश्ते को और अच्छे से निभा सकते थे और एक दूसरे को समझ सकते थे। लेकिन मेरी परेशानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शहर आने के बाद मेरी ननद का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। गांव में जहाँ वह कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, यहाँ आने के बाद वह हर दिन सुबह-सुबह तैयार होकर बन-ठन कर कहीं जाने के लिए तैयार हो जाती थी। जब अंशुमन अपने ऑफिस के लिए घर से निकलता, तो मेरी ननद भी उसी के साथ बाहर चली जाती। मैं उसे इस तरह से तैयार होकर जाते हुए देखती, तो हैरान रह जाती थी। उसका बनना-संवरना इतना खूबसूरत होता था कि मैं जलन महसूस करने लगी थी। मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि मेरे पति के पास मुझे देने के लिए समय नहीं होता था और वो हर वक्त
अपनी बहन को साथ लेकर घूमते थे। मेरी ननंद तैयार होकर जब भी बाहर जाती, तो मैं भी उससे पूछती थी कि वह इतनी तैयार होकर कहाँ जाती है, तो वह हमेशा यही जवाब देती थी कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मगर अब मुझे उसकी बातों पर शक होने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मंदिर में इतना समय क्या करती है। जब वह शाम को घर लौटती थी, तो उसका चेहरा खिला-खिला हुआ होता था और उसके कपड़े भी बदले हुए होते थे। यह सब देखकर मेरी चिंता और बढ़ जाती थी। अब मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित हो गया था कि मेरी ननद असल में क्या कर रही है। मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंशुमन इस बात को लेकर इतना सहज क्यों है। जब मैंने उससे इस बारे में बात की, तो उसने मुझे चुप कराते हुए कहा, तुम्हें मेरी बहन की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। वह बहुत धार्मिक है और सारा दिन भगवान की सेवा में बिताती है। तुम्हें मेरी बहन से कुछ सीखना चाहिए कि कैसे भगवान को प्रसन्न करते हैं और कैसे पूजा करते हैं। यह सुनकर मैं और परेशान हो गई थी। अंशुमन को मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह अपनी बहन के पक्ष में खड़ा था। लेकिन मेरे मन में जो शक था, वह बढ़ता ही जा रहा था। अब मुझे यह पता लगाना था कि मेरी ननद हर दिन मंदिर के नाम पर कहाँ जाती है। तभी मैंने ठान लिया कि मैं इस बात का पता लगाकर रहूंगी। लेकिन जो पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था। मैं खुद को समझाती थी कि शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ या फिर गलत सोच रही हूँ अपनी ननद के बारे में। मगर जब धीरे-धीरे यह सिलसिला और भी ज्यादा बढ़ता गया, तो मेरे मन में अजीब सी जलन पैदा होने लगी। मेरा ध्यान उस तरफ गया जब मेरी ननद जब सुबह घर से निकलती थी, तो उसने कुछ और कपड़े पहने हुए होते थे और जब वापस शाम को घर आती थी, तो उसके कपड़े बदले हुए होते थे। यह बात मेरे लिए बहुत अजीब थी। आखिर मंदिर में वह अपने कपड़े क्यों बदलती है? और फिर वह तो घर से कोई अतिरिक्त कपड़े लेकर नहीं जाती थी, तो फिर वह नए कपड़े उसके पास कहाँ से आते थे? यह सोच-सोच कर मैं परेशान हो जाती थी। मैंने कई बार इस पर विचार किया, लेकिन हर बार खुद को यह सोचकर समझा लिया कि मेरी ननद अकेली नहीं होती, बल्कि मेरे पति उसके साथ होते हैं। आखिरकार मेरे पति उसका भाई है, वह अपनी बहन को किसी गलत काम में कैसे पड़ने देगा? मुझे भरोसा था कि मेरी ननद कुछ गलत नहीं कर रही होगी, लेकिन फिर भी उसके हर दिन घर से निकलने और इस तरह लौटने की वजह से मेरी समझ से बाहर थी। यह सब मेरे दिमाग में हलचल पैदा कर रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने एक दिन अपने पति से इस बारे में पूछ ही लिया। मैंने कहा, ये रोज सुबह-सुबह ननंद जी आपके साथ कहाँ जाती है? और शाम को जब वह लौटती है, तो उनके कपड़े बदले हुए क्यों होते हैं? यह सब मुझे अजीब लग रहा है। मेरे पति ने मेरी बात सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी ननंद के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी बहन बहुत ही धर्मपरायण और नेक औरत है। तुम उनके बारे में ऐसा सोचना भी मत। वह हर दिन मंदिर जाती है और वह भगवान की सेवा और पूजा करती है। मेरी बहन को भगवान के करीब रहना पसंद है। इसीलिए मैं अपनी बहन को सुबह मंदिर छोड़ने जाता हूँ और शाम को वापस ले आता हूँ। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मैं अपने पति की बात सुनकर चुप हो गई थी। आखिरकार मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अगर मैं कुछ और कहती, तो वह मुझ पर और गुस्सा हो जाते। मुझे लगा कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ, लेकिन मेरे मन में जो शक था, वह अभी भी बना हुआ था। मेरे पति भले ही मुझे बार-बार समझा रहे थे कि उनकी बहन एक आदर्श महिला है, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही सवाल उठ रहे थे। मुझे यह सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं बेवजह शक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हर बार मेरी ननद के बदले हुए कपड़े और उसका खुश चेहरा मुझे इस बात का यकीन नहीं करने देता था कि वह सिर्फ मंदिर ही जा रही है। मुझे लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है और इस बारे में मेरे पति भी मेरी ननद के साथ मिले हुए हैं। अब मैंने ठान लिया था कि इस बात का सच मैं किसी भी हाल में पता लगाकर रहूंगी। मेरे मन में हर दिन नए सवाल उठते थे। आखिरकार मंदिर में ऐसा क्या होता है जहाँ मेरी ननद पूरा दिन बिताती है और उसके बदले हुए कपड़े कहाँ से आते हैं? क्या मेरा शक सही था या मैं वाकई इसमें बेवजह परेशान हो रही थी? यह सब सोचकर मैंने अपने आप से वादा किया
कि मैं अब अपनी ननद पर नज़र रखूँगी। मुझे उसके इस रोज़ के रूटीन के पीछे की सच्चाई का पता लगाना ही होगा। लेकिन मेरे सारे मंसूबे धरे के धरे ही रह जाते थे। मैं सुबह नींद से उठते ही काम से लग जाती थी और इतनी ही देर में मेरे पति और ननद घर से निकल जाते थे। अब मैंने नोटिस करना शुरू कर दिया था कि मेरे पति ऑफिस जाते समय मुझे पहले की तरह प्यार से मिलकर नहीं जाते हैं, बल्कि अब वो मुझे कुछ भी कहे बिना ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। ऐसे जैसे मुझे उनके जाने का पता ही ना चले। मैं इस बात पर बहुत हैरान हुई थी और अपने पति से शिकायत भी की थी, मगर मेरे पति ने ज्यादा काम होने का बहाना बना दिया था और मेरी बात को हमेशा की तरह टाल देते थे। लेकिन मुझे इस पर दिल से गुस्सा आता था। जब भी मैं अपने पति से कहती कि वह मुझे मेरे माता-पिता के घर ले चले, तो वह हमेशा यही जवाब देता, मुझे पहले रूही को मंदिर छोड़ना है, फिर कभी तुम्हें ले जाऊंगा। उसकी इस बात ने मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर दिया था। रोजाना उसी बहन की वजह से मेरे सारे प्लान्स फेल हो जाते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं घर के काम-काज में लगी हुई थी जब मेरे पति और मेरी ननद वापस आए, लेकिन आज दोनों कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहे थे। मेरे पति के हाथ में मिठाई का डब्बा था और वह मुझसे कहते जा रहे थे, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है। उनकी खुशी देखकर मैं खुद भी चौंक गई थी। फिर मेरे पति ने मुस्कुराते हुए मुझे मिठाई खिलाई। जब मैंने उनसे पूछा कि मिठाई किस बात की है, तो जवाब में उन्होंने कहा, वह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, मैं मामा बनने वाला हूँ। मैं यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। मेरी ननद भी पास खड़ी थी और वह भी बेहद खुश थी। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता था? मेरी ननद का पति तो विदेश में था। वह लंबे समय से यहाँ नहीं आया था, तो फिर यह सब कैसे हो सकता था? मेरे पति इस बात पर इतने खुश थे कि जैसे कुछ अनोखा हुआ हो, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान थी। क्या मेरे पति को यह बात पता नहीं थी कि उनकी बहन का पति यहाँ नहीं है? फिर वह मामा बनने की खुशी मना कैसे रहे थे? मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी ननद झूठ बोल रही है। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया और चुपचाप यह सब सुना। मैंने तय किया कि समय आने पर मैं अपनी ननद से अकेले में इस बारे में बात करूंगी। मुझे उससे सच जानना था। वह घर के सभी लोगों को धोखा दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं। मैं जानती थी कि मेरे पति से इस बारे में कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं है। उनकी नज़र में उनकी बहन बहुत ही पाक और निर्दोष थी, इसलिए मैं अपने पति के सामने चुप रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने मौका ढूँढा और अपनी ननद से अकेले में बात की। मैंने उससे पूछा, "रूही, ये सब क्या है? तुमने सबको बताया कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारा पति तो यहाँ नहीं है।" पहले तो वह मेरी बात सुनकर चुप हो गई। फिर उसने घबराते हुए कहा, "भाभी, ये सब भगवान की कृपा है। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे हुआ, लेकिन मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ और यह सब भगवान की मर्ज़ी से हुआ है।" उसका यह जवाब सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। ये सब क्या बहाना था? क्या वह मुझे भी मूर्ख समझ रही थी? मैंने गुस्से से कहा, "रूही, मुझे ये सब मत सुनाओ। भगवान का नाम लेकर झूठ मत बोलो। सच-सच बताओ कि आखिर क्या चल रहा है?" लेकिन उसने अपनी बात पर जोर दिया और कहा कि वह निर्दोष है। यह सब सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उससे कहा, "तुम घर के सभी लोगों को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकती। अगर तुम्हारे पति को यह सब पता चला, तो क्या होगा? और अगर सच्चाई सामने आ गई, तो इस परिवार की इज्जत का क्या होगा?" उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे में चली गई। उस दिन से मेरे दिल में और भी सवाल उठने लगे। आखिर रूही के साथ क्या चल रहा था? वह हर दिन मंदिर जाने के बहाने कहाँ जाती थी? और यह बच्चा किसका है? मेरे पति उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि इस सब के पीछे कुछ गहरी सच्चाई छुपी हुई है। मैंने ठान लिया था कि मैं इस सच्चाई को जानकर रहूंगी। मुझे पता लगाना था कि रूही क्या छिपा रही है और क्यों। मैंने अपनी ननद की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया और जो कुछ भी मैंने देखा, उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। लेकिन यह जानकर भी कि मेरी ननद अपने पति की गैर मौजूदगी में माँ बनने वाली थी, मेरे पति के लिए उसका ख्याल रखना जैसे एक जिम्मेदारी बन गया था। भगवान ही जाने किसका बच्चा था।
लेकिन मेरा पति उस दिन से अपनी बहन की देखभाल में जुट गया था। उसे तरह-तरह की चीज़ें लाकर देना, उसकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत को पूरा करना, ये सब उसके लिए आम बात हो गई थी। मैं यह सब देख-देख कर जल रही थी। मेरा पति, जिसे मेरी फ़िक्र करनी चाहिए थी, अब अपनी बहन की हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान दे रहा था। मेरी तो जैसे परवाह ही खत्म हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि मैं इस घर में सिर्फ़ एक नाम के रिश्ते तक सिमट कर रह गई हूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और चुप रहना ही बेहतर समझा। मैं बस यही सोचकर खुद को सँभाल रही थी कि जैसे ही उसकी बहन का पति वापस आएगा, मैं उसे उसी समय उसके साथ वापस भेज दूँगी, ताकि मेरी ज़िंदगी फिर से सामान्य हो सके। लेकिन इस बीच भी मेरी ननद ने चैन से बैठना भी ठीक नहीं समझा था। वो अभी भी हर सुबह सज-धज कर तैयार हो जाती थी और मेरे पति के साथ मंदिर जाने के लिए के बहाने घर से निकल जाती थी। मैंने कई बार अपने पति से इस बारे में बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, अब तुम्हें अपनी बहन को समझाना चाहिए, उसे घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन मेरे पति हमेशा यही कहते, रूही का दिल घर में नहीं लगता। अच्छा है मंदिर चली जाती है, उसका मन बहल जाता है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ननंद मंदिर नहीं बल्कि कहीं और जाती है और उसकी प्रेगनेंसी की खबर ने मेरे इस शक को और भी गहरा कर दिया था। मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस बात की सच्चाई जाननी ही होगी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही मेरी ननंद और मेरे पति घर से निकले, मैंने भी चुपचाप उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वे दोनों गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे। मैं भी थोड़ी दूरी पर अपनी स्कूटी से उनका पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी एक ऊंची इमारत के पास रुकी। वहाँ एक अपार्टमेंट था, जिसमें कई फ्लैट थे। मुझे देखकर लगा कि वे मंदिर नहीं, बल्कि किसी और जगह जाने की योजना में हैं। मैंने चुपचाप उनकी हर हरकत पर नज़र रखी। जैसे ही वे दोनों गाड़ी से उतरे, वे बिना इधर-उधर देखे सीधे इमारत के अंदर चले गए। मैं भी चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। उन्होंने लिफ्ट ली और चौथी मंजिल पर जाकर रुके। वहाँ एक फ्लैट के दरवाजे पर जाकर उन्होंने घंटी बजाई और अंदर चले गए। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरे पैर जैसे ज़मीन में धँस गए थे। आखिर ये दोनों यहाँ क्यों आए थे? और यह फ्लैट किसका था? अगर ये सब सही था, तो फिर मुझसे झूठ क्यों बोला जा रहा था? मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। मन में एक अजीब डर और बेचैनी थी। लेकिन जब 2-3 घंटे बीत गए और उनमें से कोई भी बाहर नहीं निकला, तो मैं मायूस होकर घर वापस आ गई। उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं इस सच्चाई को जानकर ही रहूँगी। शाम हो गई थी। मेरा पति और मेरी ननंद हमेशा की तरह उसी समय वापस आए, जिस समय वे रोज़ आया करते थे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि वे पहले की तरह मुस्कुरा रहे थे। लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान मच रहा था। जैसे ही मेरे पति अंदर आए, मैंने गुस्से में उनसे कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, कमरे में आओ। वह थोड़े हैरान हुए, लेकिन मेरे गुस्से को देखकर चुपचाप कमरे में आ गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिना कोई भूमिका बांधे सीधे सवाल पूछ लिया, तुम हर दिन रूही को कहाँ ले जाते हो? क्या वह सच में मंदिर जाती है या फिर कहीं और? मेरे पति ने मेरी बात सुनकर अजीब सा चेहरा बनाया और कहा, तुम क्या कह रही हो? रूही तो हर दिन मंदिर जाती है। तुम बेवजह शक कर रही हो। लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना करते हुए कहा, झूठ मत बोलो। मैं आज तुम दोनों का पीछा कर रही थी। मैं देख चुकी हूँ कि तुम दोनों मंदिर नहीं गए थे, बल्कि एक अपार्टमेंट में गए थे और वहाँ तुम दोनों ने 3 घंटे बिताए। अब मुझे सच-सच बताओ कि वहाँ क्या हो रहा था? मेरी इस बात को सुनकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मैंने उनकी आँखों में डर देखा और समझ गई कि कुछ बड़ा राज छिपा हुआ है। तभी मैंने गुस्से से अपने पति से कहा था, अगर तुम सच नहीं बताओगे, तो मैं खुद सबको जाकर यह सब बताऊँगी। अब मेरे पति क्या जवाब देंगे और यह राज क्या था, यह जानने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था। लेकिन मुझे यकीन था कि इस सच्चाई के उजागर होने के बाद मेरी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। लेकिन मैं उस वक़्त हैरान थी, जब मुझे लगा कि मेरे पति और उनकी बहन मुझसे कुछ बड़ा छिपा रहे हैं। वह रोज़ उस फ्लैट में जाते थे और जब मैंने अपने पति से सच जानने की कोशिश की, तो वह भड़क गए। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं उन पर भरोसा नहीं करती
और उनके पीछे-पीछे जासूसी करती हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तो तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई हक नहीं है। अगर तुम्हें जाना है, तो चली जाओ। उनका यह रूप देखकर मैं सन्न रह गई थी। ये वही अंशुमन था, जो कभी मुझसे इतना प्यार करता था कि मेरी खुशी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। लेकिन अब अपनी बहन की खातिर वह मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कह रहा था। मेरे लिए उस पल में यह सब सहना बेहद मुश्किल था। मैंने अपनी ज़रूरी सामान लिया और अपने घर चली गई। वहाँ पहुँचकर मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ ने मुझे समझाया, तुम्हें अपने घर को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। आखिरकार वे दोनों भाई-बहन हैं। उनके बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता जो तुम्हें शर्मिंदा करे। हो सकता है कि तुम बेवजह शक कर रही हो। उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी। मैंने सोचा कि शायद मेरा शक ही बेवजह हो और मुझे वक्त का इंतजार करना चाहिए। शायद अंशुमन खुद ही एक दिन सब कुछ मुझे बता दे। उसी शाम मैं घर लौट आई, लेकिन मैंने तय किया कि अब मैं ना तो इस मामले में अपने पति से बात करूंगी और ना ही अपनी ननद से कुछ पूछूंगी। दिन बीतते गए, इस घटना को 1 साल हो गया। मेरी ननद ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। मुझे लगा कि शायद अब मेरे पति मुझे सच बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय उनकी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। मेरी ननद अब भी हर दिन मेरे पति के साथ बाहर जाती थी। फर्क बस इतना था कि अब वह अपने बच्चे को भी साथ ले जाती थी। इस घटना को कुछ ही महीने बीते थे कि मुझे पता चला कि मेरी ननद फिर से गर्भवती है। अब मेरा शक और गहरा हो गया। आखिर यह कैसे संभव था? सभी जानते थे कि उसका पति विदेश में रहता है और सालों से घर नहीं लौटा। मैंने कभी उसके पति को देखा भी नहीं था। शादी के अगले ही दिन वह बाहर चला गया था और तब से अब तक वापस नहीं आया। तो फिर हर साल मेरी ननद कैसे बच्चे पैदा कर रही थी? मेरे अंदर दर्द और बढ़ गया था। इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। मेरे मन में केवल सवाल ही सवाल थे, जिनका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। साथ ही मुझे अपनी ननद से जलन भी होने लगी थी। घर में उसकी अहमियत मुझसे कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मेरा पति, जो कभी मुझे सबसे ज़्यादा अहमियत देता था, अब अपनी बहन और उसके बेटे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। उसकी हर ज़रूरत पूरी करना, उसे खुश रखना, ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। लेकिन मेरे लिए यह सब देखना आसान नहीं था। मैं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। ऐसा लगने लगा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं रही है। अब मेरे सब्र का बाँध टूट रहा था। मुझे हर हाल में यह पता लगाना था कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी ननंद के गर्भवती होने की सच्चाई क्या थी? और मेरा पति हर दिन उसे लेकर उस फ्लैट में क्यों जाता था? मैंने तय कर लिया था कि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ इस रात से पर्दा उठाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। उन दोनों ने इस घर में अपनी जगह इस तरह बना ली थी कि अब मुझे लगने लगा था कि यह सब कुछ हमेशा के लिए ऐसे ही चलने वाला है। पहले मुझे लगा था कि यह सब कुछ थोड़े समय की बात है। जैसे ही मेरी ननंद का पति वापस आएगा, मैं उसे इस घर से जाने के लिए कह दूंगी। लेकिन यहाँ तो कहानी पूरी उल्टी हो चुकी थी। मेरे दिन घर के कामों में गुजरते। सुबह से रात तक मैं घर के हर काम को अंजाम देती, उनकी पसंद का खाना बनाती और फिर भी मुझे किसी भी तरह का मान या प्यार नहीं मिलता। मेरी ननंद सारा दिन अपने कमरे में आराम करती रहती। मेरा पति ना तो उसे किसी काम को हाथ लगाने देता था, ना ही उससे कुछ कहता था, बल्कि खुद उसकी हर ज़रूरत पूरी करता और मुझे भी उसकी सेवा में लगाए रखता। अगर कभी मैं इस बारे में कुछ कहने की कोशिश करती, तो मेरा पति गुस्से में कहता, डॉक्टर ने मेरी बहन को आराम करने के लिए कहा है, उसे किसी तरह का तनाव मत दो। मेरे पति रोज अपने काम से लौटते तो अपनी बहन के लिए ढेर सारी चीजें लेकर आते, उसके खाने-पीने की हर ज़रूरत का ध्यान रखते और जब मुझसे बात करते तो सिर्फ यही पूछते कि मैंने दिन में उसकी बहन को क्या खिलाया, क्या उसने आराम किया या कहीं मैं उसकी देखभाल में कोई कोताही तो नहीं कर रही। अब मैं इन सब बातों से तंग आ चुकी थी। मैं भी एक औरत थी और मुझे भी प्यार और देखभाल की ज़रूरत थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मेरी फ़िक्र करे, मुझे अहमियत दे, लेकिन इस घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं रह गई थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे अपनी ननंद पर आता था।
उसका पति विदेश में रहता था और शादी के बाद से वह कभी वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी हर साल मेरी ननंद बच्चे पैदा कर रही थी। यह बात मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे संभव हो सकता है। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ननंद की यह चालबाज़ी कब तक चलने वाली थी। मैं जानती थी कि यह सच्चाई कभी न कभी तो उजागर होने वाली थी। मुझे अपनी ननद से जलन भी होती थी और उसके रहस्यमय व्यवहार पर शक भी। मुझे ऐसा लगता था कि वह सिर्फ मुझको बेवकूफ बना रही है और अब मैं और यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं इस घर में अपनी खोई हुई जगह वापस पाऊंगी और ऐसा तभी संभव था जब मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाऊं। मैंने उसके राज को जानने के लिए उस जगह जाने का फैसला किया जहां मेरा पति और मेरी ननंद रोज आते थे। एक दिन मैंने उस बिल्डिंग तक पीछा किया और पता लगाया कि वह फ्लैट किस लड़के के नाम पर था। जब मैंने वहां के गार्ड को पैसे देकर उससे जानकारी मांगी, तो उसने बताया कि मेरा पति और उसकी बहन हर रोज उस फ्लैट में आते हैं। लेकिन मेरे पति ने मुझसे झूठ कहा था कि वह सिर्फ एक बार अपने दोस्त से मिलने वहां गया था। अब मुझे यकीन हो चुका था कि कुछ बड़ा गड़बड़ चल रहा है। मुझे पता लगाना था कि आखिर मेरी ननंद और मेरे पति के बीच क्या चल रहा है। मुझे सच सामने लाने के लिए और सबूत इकट्ठा करने थे। मैंने तय किया कि मैं इस लड़ाई को हारूंगी नहीं। चाहे जो भी हो, मैं अपनी खुशियों को वापस पाकर रहूंगी। मेरी ननंद के झूठ और चालबाजी को सबके सामने लाकर मैं इस घर में अपनी जगह वापस हासिल करूंगी। अब बस मुझे सही मौके और सही योजना की जरूरत थी। आखिरकार मैंने ये सब क्यों और कैसे हुआ, यह जानने के लिए अपनी ननंद पर नज़र रखना शुरू किया। मुझे अपने ससुराल वालों से एक और चौंका देने वाली जानकारी मिली। मेरी ननंद, जिसे मैं अब तक अपने पति की सगी बहन समझती आई थी, असल में रूही मेरे पति के ताया की बेटी थी। उसके माता-पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और उसके बाद मेरे पति के माता-पिता ने ही उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। इस कारण सभी लोग उसे मेरी सास-ससुर की बेटी ही मानते थे। यह जानकारी मिलने के बाद मेरे मन में अलग-अलग तरह के सवाल उठने लगे थे। मुझे यह सुनकर एक बड़ा झटका लगा जब मैंने देखा कि मेरा पति और मेरी ननंद दोनों ही रात के अंधेरे में बाहर निकल रहे थे। यह दृश्य देखकर मुझे पूरी कहानी समझ में आ गई। वे दोनों बहन-भाई होने का नाटक कर रहे थे, जबकि असल में वह दोनों सगे भाई-बहन नहीं थे। ये सुनकर मेरे मन में एक घना बादल छा गया था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अंशुमन जैसा आदमी मुझे ऐसा धोखा दे सकता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह जो मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम हिस्से के रूप में प्यार करता था, अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे ये भी समझ में आया कि उसने अपनी ननंद को शहर क्यों लाया था, जबकि मैं विरोध करती रही थी। इसका मतलब था कि मेरी ननंद ने सच में अपने पति के बिना भी हर साल बच्चा क्यों पैदा किया। यह सारी घटनाएं अब मेरे लिए एक साथ कनेक्ट हो गई थी। मुझे यकीन हो गया था कि वह और मेरा पति इस वक्त मुझे बेवकूफ बना रहे थे, जबकि वे दोनों सच में बहुत करीब थे। मैंने जब इस बारे में अपने पति से बात की, तो वह गुस्से में घर से बाहर चला गया। मुझे पूरी तरह से एहसास हो गया कि अब वह मेरी बातों का जवाब देने के बजाय मुझे नज़रअंदाज कर रहा था। ये सब देखकर मुझे समझ में आया कि उसने मेरी इतनी मुश्किलों को सहन करने के बाद मुझे ऐसे धोखे क्यों दिया। मुझे याद आया कि उस गाँव में जाकर मैंने 6 महीने तक क्या-क्या कष्ट सहा था और अब इस सब के बाद मुझे वह एहसास हो रहा था कि जिस लड़की को वह अपनी बहन कहता था, उसी के साथ उसने ये सब किया। मुझे अपनी ननंद के बारे में सोचकर भी शर्म महसूस हो रही थी और इन दोनों के कारण ही मेरा दिल टूट चुका था। जब मेरी ननंद मेरे पास आई और उसने मुझसे बात करने की कोशिश की, तो मुझे उसकी बातों को सुनने का कोई मन नहीं किया था। मैंने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था, ताकि मैं इस घर को छोड़कर अपने घर वापस चली जाऊं। लेकिन मेरी ननंद ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया और मुझे बैठाकर सच्चाई बताई। उसने मुझे बताया कि वह कभी नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके भाई का घर टूटे। उसने मुझे यह भी बताया कि उसका पति वाकई में विदेश में रहता था, लेकिन वह किसी और से प्यार करता था और यह बात उसके भाई
यानी मेरे पति को अच्छे से पता थी। उसकी फैमिली बहुत सख्त मिजाज की थी और खासकर लड़की की पसंद की शादी के खिलाफ थी। जब मेरे पति अंशुमन को यह सब पता चला, तो उसने अपनी बहन से वादा किया कि वह उसे इंसाफ दिलवाएगा। इसलिए अंशुमन ने अपनी बहन को उसके पति से तलाक दिलवा दिया था। अंशुमन के घर में तलाक का रिवाज नहीं था, इसलिए अंशुमन ने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था। फिर अंशुमन ने अपने घरवालों से अनुमति लेकर अपनी बहन को शहर ले आया था, ताकि वह अपनी बहन का दोबारा घर बसा सके। मेरे पति ने रूही की शादी अपने दोस्त से करवा दी थी। रूही उस फ्लैट में किसी और से नहीं, बल्कि अपने पति से मिलने अंशुमन के साथ जाती थी। इसलिए वह सुबह-सुबह तैयार होकर अपने भाई के साथ अपने पति के घर जाती थी और पूरा दिन वहीं बिताती थी। फिर शाम को घर वापस लौट आती थी। मेरी ननंद ने मुझे अपनी शादी की सारी तस्वीरें और उस लड़के की भी तस्वीरें दिखाई, जिससे मेरी ननंद की शादी हुई थी। जिससे मुझे यकीन हो गया कि मैंने जो सोचा था, वह गलत था। मुझे अपने किए हुए शक के लिए बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने अपनी ननंद से माफ़ी माँगी थी। मुझे अब यह समझ में आ गया कि इन दोनों के बीच सच में भाई-बहन का रिश्ता था, जैसा मैंने गलत तरीके से देखा था। दरअसल, मेरे पति ने मुझसे यह बात इसलिए छुपाई थी, क्योंकि वह अभी तक किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यही सोचा था कि जब सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी, तब वह मुझे सब कुछ बताएँगे। लेकिन मैं कितनी गलत सोच रही थी, इसका मुझे पूरा एहसास हो गया था। रूही ने मुझे यह भी बताया कि अंशुमन सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे प्यार करता है, इसलिए मुझे उसकी प्रेम पर शक नहीं करना चाहिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। मैंने अपनी ननंद और अंशुमन के बारे में जो भी गलत विचार बनाए थे, अब सब कुछ साफ़ हो गया था। मुझे ये भी समझ में आ गया था कि जो कुछ भी हुआ, वह सब एक गलतफ़हमी का नतीजा था। अब मैं अपनी गलतियों को सुधारने का मन बना चुकी थी, इसलिए मैं अपने पति से के घर वापस लौटने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही वह वापस आया, मैंने उससे अपनी गलती के लिए माफ़ी माँगी। मैंने उससे वादा किया कि मैं इस सच को किसी को नहीं बताऊँगी, बल्कि मैं इस सब में उसका और रूही का साथ दूँगी। इस प्रकार सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो गई थी और हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। इसके बाद मैं और मेरा पति खुशहाल तरीके से एक साथ रहने लगे। हमारी ज़िंदगी में फिर से प्यार का माहौल बन गया और हम दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत किया। अब हमारे बीच कोई राज नहीं था और हमने एक-दूसरे को पूरी तरह से समझा और भरोसा किया। यह समय हमारे लिए एक नई शुरुआत बन गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।